कि नाम से ही स्पष्ट है, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो केमिस्ट्री के केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात चल रही है। बायोकेमिस्ट्री का ये डिवीजन है, ठीक है ना। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। जैसी रिएक्शन प्लांट में चलती है, बाहर चलती है, किसी केमिकल इंडस्ट्री में चल रही होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन, वैसी ही एक रिएक्शन शरीर के अंदर भी चल रही होती है। सेम कंसेप्ट, सेम मैकेनिज्म। एंड देयर आर मेनी बायोकेमिकल्स विच आर अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कार्बोहाइड्रेट्स उसमें से वो वाले बायोकेमिकल्स हैं जिनको खाने से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उनको तोड़ने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, उनका नाम है एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बेसिकली द मिक्सचर ऑफ मेनी प्रोटीन्स। एक इंसुलिन नाम का एक प्रोटीन का सॉल्यूशन बनता है हमारे शरीर में, पैंक्रियाज नाम की एक ग्लैंड है, वहां से बनता है, और उस इंसुलिन में हजारों तरह के एंजाइम्स का मिक्सचर है। आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक खास एंजाइम हमारे शरीर में है, और ये लॉक एंड की मॉडल होता है। एक एंजाइम एक खास तरह के कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर सकता है, और दूसरे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए वो एंजाइम यूजलेस है, लेकिन उसके लिए दूसरा एंजाइम प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है ना। तो जब कभी ऐसा हो कि उसी इंसुलिन के फॉर्मेशन में कहीं कोई डिस्टर्बेंस आ जाए बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसुलिन का जो फॉर्मेशन है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है। और हिंदुस्तान में मैंने सुना है कि 70% लोग जो है वो इसके लिए या तो उनको हो गया या दे आर वेरी प्रो टुवर्ड्स दैट। बात समझ में आई? दे आर लाइकली टू गेट इस रोग को बोलते हैं डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन के निर्माण में, इंसुलिन के फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ना बने या कम बने या फिर वो यूजलेस हो जाए, ठीक है। ज्यादातर तो नहीं बनना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो उसको ब्रेक ब्रेक डाउन कर करके छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट से अल्टीमेटली उसको ग्लूकोज तक ले आते हैं, फिर ग्लूकोज को भी ब्रेक करते हैं। हर स्टेज पर एक नया एंजाइम काम करता है। जैसे आपने स्टार्च खाया, स्टार्च को ब्रेक करके माल्टोज बनाते हैं, माल्टोज को माल्टेज नाम का एक एंजाइम है, वो ब्रेक करके ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज को फिर से एक एंजाइम ब्रेक करता है, तो तब H2O CO2 के साथ एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। अल्टीमेटली जो कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाया, अल्टीमेटली वो ग्लूकोज, और फिर फर्दर वो ब्रेक हो जाता है। तो ग्लूकोज जो है वो सबसे छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, और उसके बाद वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाता, उसके बाद तो सीधे टूट ही जाता है और साथ में एनर्जी देता है। वही एनर्जी हमारे लिए काम आती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, लेकिन इंसुलिन का प्रॉब्लम है, इंसुलिन नहीं बन रहा है बॉडी में, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकिंग का जो सिस्टम है, उसको ब्रेक डाउन करने का वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, वो प्रोसेस नहीं होगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होने लग जाएगा। जो डिसॉल्व होने लग जाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, विस्कस, तो उसका सर्कुलेशन मुश्किल हो जाएगा, क्लॉटिंग होने लग जाएगी। तो फिर क्या होगा, इसी रोग को, इंसुलिन का ना बनना, इस रोग को बोलते हैं डायबिटीज, हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, शुगर की बीमारी बोले, भाई इनको शुगर है, इसका मतलब यही है, ठीक है ना। अच्छा, ये बीमारी अकेले नहीं आती, इट इनवाइट्स लॉट ऑफ अदर डिजीजेस, जैसे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उस बॉडी में भयंकर पेन होगा, भाई ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी डिफिकल्ट, तो क्या होगा, वो पेन बहुत ज्यादा असह्य होने लग जाता है, ठीक है ना। और वो विस्कस होने से, जो क्लॉटिंग होने से जो हार्ट पे प्रॉब्लम आएगी, जो प्रेशर आएगा वो अलग, तो उसमें बोलते हैं ना हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। तो ऐसे में अच्छा, हीलिंग की समय, चोट लग गई तो पता लगा ब्लीडिंग होने लगी और वो नहीं रुक रहा, मतलब हजारों तरीके के रोग होने लग जाते हैं। अकेले डायबिटीज नहीं होता, डायबिटीज अकेले नहीं होता, जब होता है तो उसके साथ और सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, आंख की रोशनी और ये सब, मतलब मल्टीपल इफेक्ट हैं उसके, मल्टीपल आर्गन इफेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने सुना है कि इंसुलिन का जो है, अच्छा उसमें उसका एक ही तरीका है कि आप इंसुलिन बाहर से ले लें, आर्टिफिशियल टैबलेट ले लें, या उसके इंजेक्शन आते हैं। अब मैंने सुना है कि एक कोई मशीन लगा रहे हैं जो यहाँ लगा देंगे, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बॉडी में वो इंसुलिन कंटिन्यूअस सप्लाई रहेगी, जैसा नेचुरल होता था जो बॉडी के अंदर था वैसा तो शायद नहीं हो, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आपको बार बार, अच्छा उसमें एक प्रॉब्लम है इंसुलिन में, उसका कैलकुलेशन है कि आपने कितना खाया तो कितना इंसुलिन उसको चाहिए था ब्रेक डाउन करने के लिए। मान लीजिए आपने खाया दबा के और इंसुलिन उतना पर्याप्त आपने नहीं लिया, मतलब आपने, मतलब जिसको भी डायबिटीज हो जाए, डायबिटीज जैसे हर परिवार में आजकल होने लगा, मेरे फैमिली में भी है, तो अब वो क्या करते हैं ना, एक और समस्या हिंदुस्तान में खास तौर पे, इंसुलिन लेने लग गए, बढ़िया उनका कंट्रोल हो गया डायबिटीज, खाने लग गए, फिट हो गए,
फिर उनको कोई एक हितैषी आ जाए, कोई उनका कोई शुभ चिंतक कहीं से कोई टकरा जाएगा, बोले ये इंसुलिन क्यों खा रहे हो, मोथा की जड़, अर्जुन की छाल और कुछ बता देगा कि ये सब गर्म करके कूट के पियो फिट हो जाओ, तो फिर वो उस पर आ जाते हैं। तो कुछ दिन तक तो फिट है, कुछ दिन बाद फिर ऐसी स्थिति आती है कि फिर हॉस्पिटल लेकर रात को भाग के जाना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने उनको हाथ जोड़ा है कि आप बिल्कुल भी शुभ चिंतकों की बात ना सुने, अगर आप हमसे प्रेम रखते हो और हम लोगों को आप परेशान ना करना चाहते हो तो प्लीज आप रेगुलर इंसुलिन लें। अच्छा, जब उसके बाद जब भी ये घटना हो जाती है कि भाई हॉस्पिटल गए तो आने पे इंसुलिन की डोज बढ़ जाती है, पता लगा आप टैबलेट्स ने अब इंजेक्शन से काम चलेगा रोज रोज सुबह, अगर फिर से उन्होंने ऐसे हरकत की तो 2 इंजेक्शन सुबह शाम लगने लग जाए, तो ये समस्याएं आती है। मतलब हिंदुस्तान में ये समस्या आती है, जो बाबा लोग कुछ बोल देते हैं कि इससे ये उड़ जाएगा डायबिटीज, ये माला पहन लो, मैं मंत्र दूंगा। ये दूसरे देशों में शायद नहीं होगी ये प्रॉब्लम। तो इंसुलिन का एक ही तरीका है कि वो डॉक्टर कैलकुलेट कर बता दे, भाई 2 रोटी खा लो, इतना चावल खा लो, इतना दाल खा लो, इतना इंसुलिन, इतना डोज इंसुलिन का ले लो। उसमें ये है कि शुगर वगैरह आप ना खाएं। एक और प्रॉब्लम आती है, ये रोग कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ। एक तो जंक फूड से होते हैं, या आपकी जो फूड की जो रेगुलरिटी है, वी आर वेरी रेगुलर टू ईट सेम फूड एवरी टाइम। क्यों? हम वही चीनी खा रहे हैं, रोज वही वाले शक्कर खा रहे हैं, रोज वही वाला खाना खा रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है ना, इंसुलिन तो हजारों प्रकार के हैं, लेकिन जो आपने कॉम्प्लिकेटेड शुगर्स नहीं खाए, आपने दूसरे कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाए, तो धीरे धीरे वो वाले इंसुलिन जो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए वहां प्रेजेंट थे, वो आलसी हो जाते हैं। भाई उनको काम ही नहीं, आपने साल भर, पता लगा कोई आपने साल भर चुकंदर खाया ही नहीं, तो अब उससे मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाला जो इंसुलिन है वो भी साल भर से सो रहा है। तो कभी अगर आपने एक आध बार खा भी लिया तो वो नहीं निकल के आएगा। नहीं समझे आप? तो बोलेगा ठीक है, ठीक है। आप रेगुलर कुछ चीजें खाते हैं और उन्हीं कुछ चीजों के लिए जो कुछ खास एंजाइम्स हैं वही एक्टिव है, तो धीरे धीरे ये समस्या इस वजह से भी आती है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल जंक फूड खा रहे हैं, तो वो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो बहुत सिंपल इंसुलिन हैं, वही सिंपल एंजाइम्स हैं, वही यूज में आ रहे हैं, बाकी सब। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कॉम्प्लिकेटेड खाना खाएं। जैसे आप शुगर ना, जो घर में जो शक्कर है ना, जिसको केन शुगर है, वो ना खाएं, बल्कि आप जो है गुड़ खाएं, ऐसी चीजें खाएं जिनसे सारे एंजाइम एक्टिव रहे हमेशा। मतलब किसी को चैन से नहीं बैठने देना है कि भाई मैं भी ये भी खा रहा हूं वो भी खा रहा हूं, ठीक है ना, ताकि वो आलसी ना हो जाए कहीं। आप अलग अलग वेराइटी ऑफ फूड्स खाना चाहिए, और उसमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, जंक फूड से। इनमें फैट वगैरह एडिशनल होता है जो और बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फूड हैबिट्स और एक्सरसाइज 2 चीजें हैं जिनका ध्यान रख के इस रोग से बचा जा सकता है। और इस रोग से हिंदुस्तान के 70% लोग किसी न किसी तरीके से अफेक्टेड है, या दे आर वेरी लाइकली टू गेट दिस, एंड दिस इज वेरी डेंजरस डिजीज, आई टेल यू। इसमें क्या होता है, वीकनेस आ जाएगी, आंख खराब हो जाएगी। फिर डायबिटीज का एक एडवांस स्टेज ये है कि फिर उसमें क्या होता है कि क्या नाम है, ये जो उसको बोलते हैं गैंग्रीन। उसमें क्या होता है ना, जैसे वो जिसको हो गया उस एडवांस स्टेज में अगर कोई गया तो पता लगा पैर वैर काटने पड़े, सड़ने लगा, ये सब समस्याएं आती हैं। दैट इज द वेरी एडवांस स्टेज ऑफ दिस डिजीज। सो बेटर यू डू एक्सरसाइज वेरी रेगुलरली एंड ईट फूड विद वेराइटी एंड अवॉइड जंक फूड्स, ठीक है ना, यही मैसेज था। अच्छा, और ये जो चैप्टर है इसलिए हेल्थ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, और इस चैप्टर से ये चैप्टर लगातार इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। हर बार क्वेश्चन आता है, जेई में 2 क्वेश्चन आता है, ओलंपियाड में कम से कम 50% क्वेश्चन आता है। ऑस्ट्रेलियन ओलंपियाड में मैंने देखा 50% क्वेश्चन इसी से थे। तो आओ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का पहला पार्ट है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा पार्ट है एमिनो एसिड। वी शैल स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स। आ बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन लिख लो। लिखो, द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। बहुत क्लियर मीनिंग है कि जिसमें कई सारे OH ग्रुप हो, कम से कम 2, और कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब ये है कि या तो वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। तो ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप हो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। बात समझ में आ गई?
सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशंस फर्स्ट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स। किस कार्बोहाइड्रेट में कितने यूनिट्स हैं उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। इसके हिसाब से एक है मोनोसैकराइड। सैकराइड जो है ना, हाँ, सैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी बोलते हैं, और जो शुगर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली केन शुगर है। और कार्बोहाइड्रेट्स का एक और नाम है सैकराइड, जो ग्रीक नाम है इसका। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स और सैकराइड्स। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? द सिंपलेस्ट यूनिट्स विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। सिंपलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, etc. They cannot be simplified further. If you try to simplify them up, they will be broken to CO2 and H2O and components, and they give energy as well. दूसरा है ओलिगोसैकराइड। which are having 2 to 10 units of monosaccharides. टू टू 10 यूनिट्स आर मोनोसैकराइड। अगर 2 यूनिट्स हो ना तो इनको बोलते हैं डाइसैकराइड। डाइसैकराइड का एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और भी कई सारे हैं। हमारे कोर्स में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। 3 यूनिट्स हो तो नाम होगा ट्राइसैकराइड। ठीक है ना, ऐसे 10 यूनिट हो डेकासैकराइड्स। हमें डाइसैकराइड्स ही पढ़ना है सिर्फ। और एक है पॉलीसैकराइड। Polysaccharides are more than 10 units of monosaccharide. More than 10 units of monosaccharides. इसका एग्जाम्पल है स्टार्च एंड सेलुलोज। Starch and cellulose. They are called polysaccharides because they are having very high number of units, sometimes more than 1000 even. इनको एनर्जी पैकेट्स कहा जाता है। सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन वाटर सॉल्युबिलिटी। 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स एंड नॉन शुगर्स सीधा एनसीईआरटी से लिया है ये सब ना। शुगर्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन, whereas नॉन शुगर्स आर नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस बोलते हैं, याद है आपको? इनको एमॉर्फस भी कहा जाता है। ठीक है ना। वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट।
ये क्या होते हैं भाई? वाटर इनसॉल्युबल, एंड टेस्टलेस। एग्जाम्पल बोलो। एग्जाम्पल में वही ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज भी, ठीक है ना। इसमें स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग sugars. Carbohydrates are of two types, reducing sugars and non-reducing sugars. इसमें लिख लेना, those which can reduce Tollens and Fehling's reagent. See, Tollens and Fehling's reagents are mild oxidizing agents. So they oxidize carbohydrates, that means they themselves are reduced. तो हम ऐसे बोल देते हैं कि इसने उसको रिड्यूस किया, ठीक है ना। Those which can reduce Tollens and Fehling's reagent, TR and FR, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ऐसे सब। इसमें क्या लिख लोगे? दोज हु कैन नॉट। हाँ, इसमें हो जाएगा सुक्रोज, स्टार्च या सेलुलोज, ठीक है ना। सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज। अच्छा, ये जो है ना, एक और बात बताऊं, कौन सा शुगर रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। और देखो, आपके पास अगर लैब की फैसिलिटी होती तो आप फेलिंग रिएजेंट लेते और बताते भाई रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। बट वहां तो क्या है, आपको स्ट्रक्चर देखकर बताना है। तो स्ट्रक्चर देखकर कैसे डिसाइड किया जाए कि ये शुगर रिड्यूसिंग है या ये शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, तो उसके लिए हम लोग जो है ना, यहाँ पर कुछ जगह छोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ब्लैंक छोड़ दीजिए, जब मैं सिखा लूंगा तो वापस आके वो बातें यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना। जब हम लोग सीख लेंगे कि स्ट्रक्चर देखकर कैसे डिसाइड किया जाए कि ये शुगर रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, तो वो यहाँ आगे लिखेंगे, ठीक है।